नमस्कार। रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करने वाले हैं बजट विशेष पर। और इसी पर आज हमारे साथ इंडस्ट्री दिग्गज हीरानंदानी ग्रुप और नरेको के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट पर। नमस्कार, बहुत खुशी होती है निशा जी आपसे मुलाकात करते हुए। थैंक यू सर। तो जैसे हम बजट पे चर्चा करते हैं और पहला सवाल वही आता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 लाख करोड़ का एक एलोकेशन हुआ है और 1 करोड़ से ज्यादा घर बनने जा रहे हैं। इससे कितना बेनिफिट होगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री को? निशा जी देखिए, अगले एक साल में एक प्रश्न उठा था कि अफोर्डेबल हाउसिंग की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। उसमें दो बातें थी। एक तो ओवरऑल देखा जाए कि ब्याज का भाव आरबीआई ने बढ़ा दिया है और उसके कारण जो पहले 2 साल पहले निशा जी 6.5% में आपको ब्याज पर हाउसिंग लोन मिलता था 20 साल का, आज की तारीख में वो 8.5% से भी ज्यादा है। तो लोगों जो अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र में है उनको ईएमआई अनअफोर्डेबल हो गया। दूसरी बात रही कि अगले जो पीएमएवाई स्कीम जारी था उसमें 1.5 से 2% इंटरेस्ट सबवेंशन था 20 साल के लिए, वो भी पूरा हो गया। अगले अगस्त सितंबर में शायद पूरा हो गया। तो उसके कारण दोनों बात रही, एक ब्याज बढ़ गया और दूसरी कि जो राहत थी 1.5-2% की वो भी निकल गया। तो हर एक की जो कैपेसिटी थी पहले घर खरीदने की वो गायब हो गई। तो मेरे अंदाज से ये जो नए स्कीम प्रधानमंत्री जी अभी लेके आए हैं, और देखिए पहले कैबिनेट मीटिंग का पहले डिसीजन ये रहा कि हम ये पीएमएवाई स्कीम वापस लेके आएंगे। और वो भी छोटी बात नहीं है, 1 करोड़ घर अर्बन एरिया में करेंगे और 2 करोड़ घर रूरल एरिया में करेंगे। तो ये तो बहुत ही बड़ा डिसीजन रहा और इतने भारी अमाउंट ये हाउसिंग के लिए किया, उसका बहुत ही मतलब है। एक तो लोगों को रोटी कपड़ा मकान सबको देना है, वो तो बात रही है, लेकिन दूसरी बात ये थी कि उनको ख्याल आया कि जो मल्टीप्लायर इफेक्ट इन्वेस्टमेंट में हाउसिंग में होता है वो बहुत ही है। 160-200 इंडस्ट्री को उसको पॉजिटिव इफेक्ट आता है और दूसरा एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है। अब दूसरे इंडस्ट्रीज आएंगे ना, तो मैन्युफैक्चरिंग में काफी रोबोट है, ऑटोमेटेड है, प्लांट्स होते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में लोगों, मजूर, स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स सबकी जरूरत होती है। तो मेरे अंदाज से ये जो ध्यान दिया हुआ है, ध्यान दोहरा हुआ है अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में, वो बहुत बड़ी बात रही है। और उसके कारण शायद जीडीपी और भी 1% और भी ज्यादा बढ़ सकता है सिर्फ पीएमएवाई के स्कीम के दौर से। जरूर। जो दूसरा सवाल मेरा है वो थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि हम देख रहे हैं जो अभी भी थोड़ा असमंजस है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी, प्रॉपर्टी के जो हम कैपिटल गेन का जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें से इंडेक्सेशन हटा दिया गया है। क्या इस पे जो पुरानी प्रॉपर्टीज है उसके सेल पे या नई निवेश पे कोई फर्क पड़ेगा? जरूर पड़ेगा, लेकिन ये देखिए, पहले निशा जी हम कभी इन्वेस्टमेंट देखते थे कि हम सोचते थे कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट करें या हाउसिंग में करें, रियल एस्टेट में करें। तो वहां टैक्स 10% था और यहाँ 20% था। तो और वो 3 साल का कैपिटल के बाद कैपिटल गेन होता था, यहाँ 1 साल के था। तो मेरे अंदाज से एक काफी जो परिवर्तन लाए हैं वो ऐसे किए हैं कि कैपिटल मार्केट्स में ओवरडोज ऑफ पैसे इन्वेस्टमेंट हो गए, ज्यादा हो गए, इसलिए कैपिटल मार्केट्स में बढ़ोतरी शायद एक बबल जैसे बनने जा रहा है। तो मेरे अंदाज से वित्त मंत्री का ये भी विचार हो सकता है कि कुछ डाइवर्जन ऑफ फंड्स अब रियल एस्टेट में भी हो जाए। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये लगे कि भाई अब एटलीस्ट टैक्सेस के कारण आप रियल एस्टेट में ऐसे नहीं है कि आप कैपिटल मार्केट्स में सिर्फ टैक्सेस के कारण आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये बात बहुत बड़ी रहती है। तो मेरे अंदाज से काफी इन्वेस्टर्स जो सिर्फ कैपिटल मार्केट्स ढूंढ रहे थे इन्वेस्ट करने के लिए अब रियल एस्टेट में भी करेंगे। दूसरी बात, इंडेक्सेशन की बात जो आपने जाकिर किया, वो एक डेफिनेटली प्रॉब्लम है। जो लॉन्ग टर्म ज्यादा 5 साल 10 साल से ज्यादा जो प्रॉपर्टी पकड़े हुए हैं उनको जरूर टैक्स बढ़ जाएंगे,
क्योंकि उसमें इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। और जो 10 साल से कम इन्वेस्ट करते हैं, मींस 2 साल से ज्यादा और 10 साल से कम, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो 10 साल से ज्यादा पकड़ के रखे हैं प्रॉपर्टीज, जरूर उनका जो इंडेक्सेशन का फायदा है नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ परसेंटेज तो कम हुआ ही है, 20% से 12.5% हो गया है। तो एक देखा जाए तो कुछ लाभ निकाल दिया गया है, लेकिन इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट मार्केट में आए हैं उनको जरूर ये लाभ मिलेगा। क्या इसमें ये कहा जा सकता है कि जितनी इन्वेंट्रीज बाकी है वो इसकी वजह से ज्यादा फुलफिल हो पाएंगी, मतलब जो खाली घर पड़े वो ज्यादा बिकेंगे? नहीं, जरूर मेरे अंदाज से इन्वेस्टर मार्केट अब रियल एस्टेट में बढ़ना ही है, वो तो नक्की है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कितना होगा वो अब नहीं जानकारी दे सकते हैं। और दूसरी बात रही है कि जैसे बोलते हैं कि ओवर हीटेड मार्केट कैपिटल मार्केट्स हो गए हैं, लेकिन बोल नहीं सकते और भी बढ़ सकते हैं। लेकिन ओवर हीटेड जो समझते हैं कि ओवर हीटेड है वो रियल एस्टेट में जरूर इन्वेस्टमेंट करेंगे मेरे अंदाज से। नहीं, एटलीस्ट ये ऑप्शन ओपन रहेगा लोगों के लिए। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड ये एक नीड ऑफ द आवर था, कितने जल्दी इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए? और क्योंकि बजट में उसकी चर्चा हुई है, तो आपको लग रहा है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव साबित हो सकता है? ईशा जी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग इसके बारे में कुछ समझ नहीं पा रहे। मेरे पास एक प्रॉपर्टी मैंने 10 साल पहले खरीदी थी और पूरा टाइटल क्लियर था, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स भी सही थी। लेकिन जब हम 5 साल हो गए और डेवलपमेंट शुरुआत की तो कोई ना कोई खड़ा रह गया कि भाई हमारा टाइटल भी है। अब सरकार ये डिजिटाइजेशन और जो जीआईएस मैपिंग करने जा रहे हैं, उससे क्या होगा कि ये जो रेवेन्यू रिकॉर्ड बनेगी वो फाइनलिटी ऑफ टाइटल होगी। तो आपको कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि ये टाइटल के पीछे कोई प्रॉब्लम है। तो मेरे अंदाज से ये बहुत बड़ी बात है। और जितनी भी डिजिटाइजेशन और जीआईएस मैपिंग करके मैप ऑफ प्लान और ओनरशिप टाइटल, और दोनों अर्बन एरिया रूरल एरिया दोनों कर रहे हैं, तो मेरे अंदाज से ये एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज में भी फायदा होगा और अर्बन एरियाज में भी फाइनल होगा। तो हमें चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि हम जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी मीन्स जमीनें खरीदते हैं, तो उसमें कोई कठिनाई बाद में नहीं आ सकती। जरूर, एक बहुत अच्छा कदम है और विश करेंगे जल्दी से जल्दी ये इम्प्लीमेंट होता दिखे। वहीं हमने देखा इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए डॉर्मेटरी टाइप एक अकोमोडेशन, रेंटल अकोमोडेशन बनाया जाएगा, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। ये कितना आपको बूस्ट लग रहा है होगा, और ये कौन से शहर होंगे जहाँ पे ज्यादातर ये हमें बनते दिखेंगे? ईशा जी, हमारी ये मांग बहुत सालों से थी वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री को, कि आपने ओनरशिप हाउसिंग को तो बूस्ट दी है, उसका इंटरेस्ट सबवेंशन भी दिया है, आप टैक्स डिडक्शन भी ब्याज के ऊपर देते हैं, बेनिफिट देते हैं, टैक्स रिलीफ, लेकिन आप रेंटल हाउसिंग के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिए। तो मेरे अंदाज से आज जो काम हुआ है वो एक फर्स्ट पगला है। और उन्होंने सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, और वो भी डॉर्मेटरी टाइप ऑफ हाउसिंग, मतलब सब लिमिटेशन, और वो भी पीपीपी मोड के अंदर। मेरे अंदाज से ये बहुत ही छोटा पहले पगला है और इसके ऊपर काफी अगले साल में इसको बढ़ोतरी हो सकता है कि पूरे हाउसिंग हो। अभी क्यों नहीं स्टूडेंट हाउसिंग में हो, या एल्डरली होम्स की रेंटल हाउसिंग क्यों नहीं हो सकती, या को लिविंग का क्यों नहीं कर सकते हैं, या क्यों इंडस्ट्रियल वर्कर्स क्या हो, क्यों नहीं हम जो आईटी में काम करते हैं उनके लिए क्यों नहीं। तो मेरे अंदाज से ये छोटा अन्याय है कि एक ही सेक्टर को फायदा मिला है, लेकिन हमारी मांगे था ये पूरे सेक्टर के लिए ये बेनिफिट मिल जाए। लेकिन अभी पहले पगला किया है, आगे आगे देखते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि शुरुआत है और मुंबई जैसे ऐसे महानगर हैं जहाँ पे सिंगल लोग आते हैं पढ़ाई के लिए भी और नौकरी के लिए भी, उनको रेंटल हाउसिंग मिल जाए तो बहुत ही एक सुविधा हो जाती है। तो विश करेंगे गवर्नमेंट होपफुली आगे जाके इसको इम्प्लीमेंट करे और ज्यादा एक्सपैंड करे, उसी की अपेक्षा करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं स्किल डेवलपमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि रोजगार भी चाहिए और स्किल्ड लेबर भी चाहिए, भले वो कॉर्पोरेट लेवल के हो या फिर हमारे कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स हो।
आपको लग रहा है ये जो स्किल डेवलपमेंट के लिए कदम उठाया गया है वो कारगर साबित होगा और इतना एलोकेशन ठीक है? दो बातें हैं। एक तो हमारे पास देश में काफी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये स्किलिंग करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। दूसरी जो बड़ी बात है, 15 साल पहले जब हम स्किल वर्कर्स को बुलाते थे हमारे साइट पर, जैसे सुथार, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, बारबेंडर, तो हमें 500 लोग मिल जाते थे। आज के तारीख में हम खोजते हैं कि 100 वर्कर हमें चाहिए तो 20 नहीं मिलते। तो मेरे अंदाज से एक बहुत ही गैप आ गया है, जहां एक जगह अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, और दूसरी तरफ हम खोज रहे हैं कि स्किल वर्कर्स हो। तो ये जो एम्फेसिस प्रधानमंत्री जी ने किया है कि हमें स्किलिंग करना है और उसको हम राहत देंगे, उसको बढ़ोतरी देंगे, इंटर्नशिप्स हम करेंगे, उसके हिसाब से हम करेंगे, इंडस्ट्री को बोलेंगे कैसे उनको करें किया जाए, ये सब बातें बहुत बड़ी है। लेकिन इतना बड़ा है कि हम समझते हैं कि ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, इसको इंडस्ट्री को भी हाथ में लेना है और बहुत बड़े पैमाने में हमें इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्किलिंग के ऊपर स्किलिंग है, और काफी अभी देखिए एआई आ गया है, तो अनस्किलिंग भी करना पड़ता है और रीस्किलिंग भी करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत परिवर्तन आ रही। देखिए ना, आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जैसे करते हैं, हम बातें पहले स्टूडियो पर करते थे, अभी इस तरह करते हैं। तो अलग अलग तरीके के जो सिस्टम्स आए हैं उसके ऊपर हमें स्किलिंग करने की आवश्यकता है। वही एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा है वुमेन एम्पावरमेंट की भी बहुत बातें कही गई, खास करके उनको कॉर्पोरेट जगत में भी अलग प्रोविजन दिया जाएगा, उनके लिए जगह बनाई जाएगी, उनके लिए वर्किंग हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, क्रैशेस बनाए जाएंगे। तो क्या ये भी एक बूस्टर साबित होगा रियल एस्टेट के लिए? पीएमएवाई स्कीम में जहां भी वो फैमिली की हाउस होती है, उसमें कंपलसरी लेडी का नाम होना ही है, वो कंपलसरी किया हुआ है। ये वो तो पहली बात है। दूसरी बातें हैं कि विमेन का एम्पावरमेंट करना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि हम ये डबल रोल जो हम करना चाहते हैं, होम का रोल है, लेकिन ओवरऑल जो इंडस्ट्री के लिए उनके जो हैं टैलेंट्स हैं, उसको भी हमें उपयोग करने की आवश्यकता है। तो जो जोर दिया गया है विमेन एम्पावरमेंट करने के लिए, उनको शिक्षण देने के लिए, उनको भी काम रोजगारी देने के लिए, तो मेरे अंदाज से ये देश के लिए बहुत ही अच्छा है और फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहेगा इसके कारण। तो मैं इसकी इम्पोर्टेंस अभी कभी भी हम कम नहीं देख सकते। इसका बहुत ही महत्व है और बहुत अच्छी तरह से मेरे अंदाज से देश में आगे बढ़ना है। लेकिन वुमेन होम बायर्स को स्टैंप ड्यूटी में छूट मिलेगी, लेकिन ये जो निर्णय है वो राज्य सरकार पे सौंपा गया है, क्या उससे कोई नाइंसाफी तो नहीं होगी? ऐसी कोई बात नहीं है मेरे अंदाज से। अब देखिए, कोविड के समय पर महाराष्ट्र का सरकार ने भी 3% की राहत दी थी, 5% और 6% से, और दूसरे जो डेवलपमेंट चार्जेस है वो भी कम किए थे कोविड के समय पर, और उस समय कितना ज्यादा सेल हुआ है, ओवरऑल कलेक्शन और भी बढ़ गया था। तो मेरे अंदाज से ये जो शिक्षण है केंद्र सरकार को भी है और स्टेट्स को भी है कि ये अनुभव पॉजिटिव रहेगा। तो मेरे अंदाज से ये डायरेक्शन है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी जरूर इसको मान करेंगे, और जो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेट्स हैं वो जरूर इसको जाहिर मान के और आगे चल जाएंगे। जरूर, होप फॉर द बेस्ट। तो 10 में से कितने मार्क्स देंगे आप इस बजट को? बहुत ही बेहतरीन बजट देख रहा हूँ, 8 आउट ऑफ 10 में दूंगा। और मुझे लगता है कि इसके कारण, ये बजट के कारण, अगले 2025 में ये 7% और 8% नहीं रहेगा, 9 और 10% भी इसका जीडीपी ग्रोथ हो सकता है, और अनएम्प्लॉयमेंट में काफी एक परिवर्तन आ सकता है। जरूर, होप फॉर द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, आपने समय निकाला, शुक्रिया सर, थैंक यू। रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े न्यूज, व्यूज और इंटरव्यूज के लिए जुड़े रहिए रियल एस्टेट ऑफ रियल एस्टेट के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।